Hello friends, a very good evening to all of you and I welcome you all in today's session। और आज के सेशन में हम लोगों के साथ हैं मिस्टर जिब्रान मोहम्मद खान, जिन्होंने अभी ओरेकल कंपनी ज्वाइन की हुई है। और आज के सेशन में मेनली उनसे बात करेंगे जो ओरेकल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा उनका, कितने उसमें सेशंस हुए और कितने राउंड्स हुए, उन राउंड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए और स्पेशली उन टॉपिक्स को बीसीए, एमसीए या बीटेक के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे उन सेशंस की और राउंड्स की तैयारी प्रॉपरली कर सकते हैं, किन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। तो आज के सेशन में मेनली इस बारे में हम लोग जिब्रान से बात करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सारिम मोहम्मद खान भी, जिन्होंने अभी एमयू एमसीए 2020 क्वालिफाई किया है और अभी एमयू एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो जिब्रान, आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो रहा है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हम लोगों को। Yeah, first of all, I would like to thank you, sir, for inviting me in this session. So basically मैं फिरोज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड उसके बाद मेरी हाई स्कूल की एजुकेशन फिरोज़ाबाद से हुई। फिर मैं 12th क्लास में +2 में अलीगढ़ मूव कर गया। सो अलीगढ़ में मैंने 2 साल +2 किया, उसके बाद मैंने BCA में एडमिशन ले लिया। So at the time of the BCA, I am started preparing for my MCA entrance examination. सो BCA कंप्लीट करने के बाद मैंने निमसेट क्वालिफाई किया ऑल इंडिया रैंक 392 के साथ एंड देन मुझे NIT इलाहाबाद में मैंने एडमिशन लिया MCA में और वहाँ पर MCA मैंने परस्यू किया 3 साल का। उस वक्त MCA होता था, अब तो 2 साल का हो गया है। उसके बाद मेरा MCA फाइनल ईयर में मेरा एक कैंपस हो गया था। सगेज़ा इंडिया करके एक कंपनी है जिसके थ्रू मुझे बेंगलोर में जॉब ऑफ़र आई सगेज़ा से। उससे पहले कि हमारे MCA में 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, तो वो इंटर्नशिप की भी ऑफ़र थी फ्रॉम द सेम कंपनी। तो इंटर्नशिप मैंने चेन्नई में करी थी 6 मंथ। उसके बाद मैंने बेंगलोर मूव कर गया था जब मैं फुल टाइम आफ्टर इंटर्नशिप फुल टाइम ऑफ़र के लिए सगेज़ा में जब मैंने मूव किया। तो सगेज़ा के थ्रू मुझे गोल्डमैन सैक्स पे काम करने का मौका मिला। तो 2 साल मैंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसके बाद 2 साल के बाद मैंने एक कंपनी थी परामती टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पर मैंने मूव किया बेंगलोर में और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की प्रोफाइल पर था मैं। वहाँ पर 1 साल मैंने काम किया और लास्ट ईयर नवंबर में फिर मैंने ऑरेकल ज्वाइन करी एज ए सीनियर मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। So as of now, I have completed around 4 months there in Oracle, and I am working. I am the part of the team who is responsible for the development of the framework called application development framework from the Oracle. So ये मेरा brief introduction था। थैंक यू जिब्रान। तो आगे स्पेशली हम लोग आते हैं जो आज के सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ओरेकल का रिक्रूटमेंट ड्राइव रहा, आपका प्रोसेस रहा पूरा रिक्रूटमेंट का, उनके राउंड्स के बारे में और उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं 3 साल का एक्सपीरियंस होल्ड किया हुआ था जब मैं ऑरेकल के लिए अपीयर हुआ था इंटरव्यू राउंड के लिए। सो फॉर नाउ फॉर माय पर्टिकुलर केस मैंने रेफरल लगाया था। मेरे ऑरेकल में है एक मिलने वाले, उन्होंने मेरा रिज्यूमे एक टीम के हायरिंग मैनेजर को दिया और हायरिंग मैनेजर ने मेरे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए। तो टोटल प्रोसेस देयर वर अराउंड 4 राउंड्स ऑफ प्रोसेस, 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ इन दैट प्रोसेस। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था कि ऑरेकल के जितने भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे तो उसमें 2 या 3 पैनल्स रहते हैं हर एक इंटरव्यू में, सॉरी 2 या 3 मेंबर्स रहते हैं हर एक इंटरव्यू में। तो पहले राउंड में 2 मेंबर्स आए थे और उन लोगों ने, तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस जावा में रहा अब तक 3 साल का। तो मेरा और जावा की ये पर्टिकुलर प्रोफाइल थी, तो जावा में मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू जावा में चला। तो अराउंड 90 मिनट्स का इंटरव्यू था जिसमें कि कोर जावा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, इनकैप्सुल और मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चंस थे। उसके बाद उसी के दौरान कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे जावा से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले मुझसे मैंने जितने प्रोजेक्ट किए थे, राइट,
फ्रॉम द गोल्डमैन सैक्स में मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद परामती टेक्नोलॉजी में मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था उन प्रोजेक्ट्स में। तो वो उन्होंने वो मुझसे पूछा, और उस पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस किया जो मैंने काम किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कि उन्होंने फिर मेरे से थोड़ा एक बेसिक लेवल का डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की सवाल पूछे। एक सवाल एरे से था और एक सवाल उसके लिंक लिस्ट से था। तो इस तरह के 2-3 सवाल थे जो कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से थे। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द अप्रोच, हाउ आई वाज अप्रोचिंग द प्रॉब्लम। सो डिफरेंट सॉल्यूशंस मैंने उनको दिए थे, तो मैंने उनको बता दिया था, एंड आई देन मूव टू द सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड ऑरेकल में जब मेरा था तो वो एक कोडर पैड राउंड था। तो कोडर पैड एक पोर्टल है जिससे कि दे विल शेयर द स्क्रीन विद यू, and the screen will have a couple of programming questions, and you have to write a code and they can able to see the code whatever you are writing at your side. So उसके बाद 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे कहा था, पहले उन्होंने क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन किया कि क्या क्वेश्चंस था। उसके टेस्ट केसेस ऑलरेडी बिल्डअप थे, तो मुझे जस्ट मेथड लिखना था जो कि दे विल जनरेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो पहला क्वेश्चन था ग्राफ का। तो ग्राफ का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो वो एक पहला क्वेश्चन था ग्राफ का, और दूसरा क्वेश्चन था डायनामिक प्रोग्रामिंग से। तो ये 2 क्वेश्चंस थे। तो इसमें भी क्वेश्चंस पे आने से पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में इस राउंड में भी दोबारा मुझे बताना पड़ा जो मैंने किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने प्रॉब्लम्स मुझसे पूछे, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोडर पेन राउंड में 2 क्वेश्चन मुझसे कोड करने के लिए दिए। तो मैंने उनका कोड बनाया। तो बेसिकली मैंने जैसे पहले भी कहा था, पहले मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखी। आई जस्ट वांट टू रिटर्न द आउटपुट। मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया उस वक्त। तो आउटपुट आ रहा था, आउटपुट सही आ रहे थे। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज दिस क्वेश्चन फर्दर, कैन आई एबल टू राइट द एफिशिएंट सॉल्यूशन। तो बेसिकली नाउ दे विल उनको मेरा थॉट प्रोसेस जज करना था कि मैं सॉल्यूशन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज फर्दर कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने उनको 2-3 सॉल्यूशन बताए जिससे कि वो मैंने ऑप्टिमाइज कर दिए थे सॉल्यूशन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में भी एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था जो कि मैंने शुरुआत से बेसिक से शुरुआत करी और ब्रूट फोर्स से चला, और मैंने फर्दर ऑप्टिमाइज में उसको करता चला गया। एंड मुझे दे आर हैप्पी, दे सीम्स टू बी हैप्पी विद द अप्रोच दैट आई टोल्ड टू देम। उसके बाद उन्होंने मुझे थर्ड राउंड में मूव किया। अगले दिन मेरे पास कॉल आ गई थी कि दैट आई नीड टू गेट द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में भी फिर से 2 मेंबर थे, सेकंड राउंड में भी 2 मेंबर थे, थर्ड राउंड में फिर से 2 मेंबर थे। इस राउंड में मुझसे मेरा इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट, मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट नहीं पूछे। आई थिंक दे आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। उसके बाद इस राउंड में कोडर पैड राउंड नहीं था, लेकिन दे आर मुझसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के डिफरेंट तरीकों के सवाल पूछे। लाइक हीट से सवाल थे, स्टैक से थे, क्यू से थे, और डिफरेंट डाटा लिंक लिस्ट से थे, एरेस के सवाल थे, और कुछ सॉर्टिंग सर्चिंग जो हम लोग पढ़ते हैं जैसे बाइनरी सर्च और नॉर्मल लीनियर सर्च, राइट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स थे। उनके सवाल थे जिस पे कि उनको अप्लाई करके सवाल सॉल्व होते। तो वी नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डिफरेंट सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम। तो उस पे बेसिस सवाल थे, एंड फ्यू डीपी क्वेश्चंस वर आल्सो देयर। तो ये राउंड था। ये राउंड में भी उन्होंने जस्ट नोटपैड शेयर करवाया था और उन्होंने सवाल मुझसे पूछा, और दे आर आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन बिकॉज कोविड के टाइम में सब ऑनलाइन वर्चुअली हो रहा है। तो उन लोगों ने जब मैं कोड लिख रहा था नोटपैड पे, तो मुझे इस वक्त रन नहीं कराना था कोड, जस्ट आई नीड टू टेल देम द स्यूडो कोड, राइट। और एक बात मैं बता दूं कि जितने भी कोडिंग क्वेश्चन इंटरव्यूज मैंने दिए, में से जो पहला राउंड था वो जावा के स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए, लेकिन फर्दर जो मुझसे प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे थे
उस पर उन्होंने मुझ पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया कि आई नीड टू राइट द कोड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किसी भी लैंग्वेज में कोड मैं लिख सकता हूँ, और जिसपे कि मुझे एक्सपीरियंस था जावा का 3 साल का, वो जानते थे इस बात को, जावा की पोजीशन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर कोई कांस्टेंट लैंग्वेज का कोई कांस्टेंट नहीं लगाया। तो बेसिकली मैंने ये बात इसलिए एम्फेसाइज करी क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि लैंग्वेज से उनको doesn't matter for them, we can able to learn any language in a week or two. So basically they want to judge how we are approaching, how we are thinking. They need to analyze our logical analytical ability. तो उसके बाद मुझे 4th राउंड में फिर मुझे मूव किया गया। तो 4th राउंड में डायरेक्टर राउंड था, वो हायरिंग मैनेजर राउंड था। तो हायरिंग मैनेजर एक जो कि पूरी टीम को ओन करता है, और he need to take a decision depends upon the feedback from the previous round and plus the feedback from the current final round that he need to take that particular candidate or not, right? उसके बाद हायरिंग मैनेजर राउंड था, उन्होंने मुझसे जनरल क्वेश्चंस पूछे, मेरा लिटिल ओवरव्यू लिया, लिटिल इंट्रोडक्शन लिया, जो मैंने पिछले प्रोजेक्ट किए डिटेल में नहीं थे, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस उसने नहीं पूछे, और मुझसे बस एक सिंपल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एक पूछ लिया था कि आई थिंक द क्वेश्चन था कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मुझे दिया गया, मुझको इवेल्युएट करना है। तो ये स्टैक की हेल्प से हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइट? तो उसके बाद उसने मुझसे फिर एक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे कि मेरा नोटिस पीरियड कितना है, एंड ऑल द रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस दैट दे नीड टू आस्क, राइट? उसके अलावा फिर मुझे कुछ दिन में पता चल गया कि आई नीड टू दे आर रेजिंग द ऑफर फॉर मी। तो ये मेरा एंटायर जर्नी थी, जो कि अराउंड 2 वीक्स एंड और लाइक 2.5 वीक्स लगे, जो कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके थ्रू जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है कि ऐसी अच्छी कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेनली वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को जज करना चाहते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं, बल्कि आप सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच कर रहे हो उस पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। और मेनली वो लैंग्वेज स्पेसिफिक सॉल्यूशंस नहीं चाहते। आप जिस भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, जावा, सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल हो, उसमें अपने कोड को लिख सकते हो। तो ये इन बातों के बाद अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है जिब्रान आपसे, कि एक तो चीज हो गई कि जब बीसीए, एमसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया, हीप, स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, सॉर्टिंग, सर्चिंग। तो क्या लेवल में डिफरेंस होता है क्वेश्चंस के, कितना एकेडमिक्स उनके काम आता है, या एकेडमिक्स में जो ये टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते वक्त उनको और किन चीज़ों का, किन रिसोर्सेज से और हेल्प लेना चाहिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन लेवल तक उनकी तैयारी हो पाए, प्रिपरेशन हो पाए, उसके लिए। तो जैसे शुरुआत करते हैं, लेट अस से कि अगर कोई भी बच्चा एकेडमिक में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ता है, तो डाटा स्ट्रक्चर में मेन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक टॉपिक है, लेट अस से सर्चिंग, right? We have a famous searching algorithm like linear search and binary search, right? We also know that if the array is sorted, binary search would give us the efficient solution. If the array is not sorted, then the linear search will give us the efficient solution, right? तो सर्चिंग एल्गोरिदम तो मैक्सिमम लोग लिख सकते हैं, राइट? बाइनरी सर्च का भी लिख सकते हैं और लीनियर सर्च का भी लिख सकते हैं। तो एकेडमिक्स में बस यहीं तक आपको बताया जाता है कि एक्चुअल एल्गोरिदम क्या है, राइट? बट जब आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं, राइट, कंपनीज के इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करते हैं, तो उसमें इन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करके सवाल बनते हैं, क्योंकि सवाल आपको दिया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि हाँ सवाल में एरे सॉर्टेड है, तो एरे सॉर्टेड है तो मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। आपको सॉर्टेड इसलिए दिया जाएगा कि वो चाहते हैं कि आप बाइनरी सर्च लगाओ, लेकिन लीनियर सर्च से भी वो सवाल हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो दे नीड टू दे वांट यू टू अप्लाई द बाइनरी सर्च, राइट? तो उसके अलावा भी वो डायरेक्ट सवाल नहीं देंगे कि दे वांट गिव यू टू सर्च इन पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? सो दैट इज द नॉर्मल स्टेट क्वेश्चन। उसके अलावा वो क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम में ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आपको जस्ट एल्गोरिदम के कुछ वेरिएशंस करने होंगे, जो कि आप उस क्वेश्चंस पे अराइव कर सकते हैं।
सॉल्यूशंस पे अराइव कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली फॉर द सॉर्टिंग, डायरेक्ट आपसे बहुत कम नहीं पूछा जाए, बहुत कभी पूछा जाएगा हीप सॉर्ट लिख के दिखा दीजिए, लेकिन हीप सॉर्ट के कुछ प्रोसेस होते हैं लाइक हीपिफाई, राइट, एंड बिल्डिंग द हीप, राइट। तो सवाल होंगे कि जिसमें कि हीपिफाई आपको अप्लाई करना होगा, बिल्ड हीप आपको अप्लाई करना होगा, राइट। तो हीप सॉर्ट का हीप सॉर्ट अगर आप लिखते हैं तो आपको बिल्ड हीप और हीपिफाई यूज करके आप हीप सॉर्ट लिखेंगे, लेकिन जो सवाल आएगा डायरेक्ट हीप सॉर्ट का नहीं होगा, राइट। दे वोंट गिव यू कि मैंने आपको एरे दिया, आपको सॉर्ट करना है। They will give you the one array and they frame the question in such a way that you need to apply the heapify or some other algorithm related to the sorting algorithm, right? Similarly example ले लीजिए आप क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट में एक बहुत फेमस उसका पार्ट है पार्टीशन प्रोसेस। तो आपको बच्चे से एक सवाल दिया जाएगा जिसमें आप एक पार्टीशन प्रोसेस पे अप्लाई करके सवाल सॉल्व हो जाए। तो एक एप्लीकेशंस यूज होते हैं, राइट। स्टैक में आपको ये नहीं पता है, पूछा जाएगा कि स्टैक कैसे काम करता है, सब कुछ बताते हैं, लीफो की तरह काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। क्यू भी हमें मालूम है कि फीफो की तरह काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। लेकिन दे विल गिव यू द सम डिफरेंट क्वेश्चन दैट इन व्हिच यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। एक बहुत सवाल है, फेमस सवाल है कि दो स्टैक की हेल्प से आप क्यू बना दीजिए, दो क्यू की हेल्प से आप स्टैक बना दीजिए, राइट। कि मैं आपको दो क्यू दूंगा, दो क्यू यूज करना है, लेकिन दे विल बिहेव लाइक ए स्टैक। तो इस तरह के सवाल जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सवाल जो होते हैं, जो कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे आपके इंटरव्यूज के लिए। तो इसके बहुत अच्छे जो सोर्सेज है, मैं कहूँगा कि आप गीक्स फॉर गीक्स से प्रिपेयर करिए। गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा पोर्टल है, जो कि और अच्छा यूआई अच्छा उसका इस वक्त हो गया है, बहुत इंटरेक्टिव यूआई हो गया है। उसके अलावा गीक्स फॉर गीक्स ने बहुत से वीडियो कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जो कि दे आर नॉट much costly, but I think they can help a lot to the candidate who are looking for the interviews. तो उनको रेफर करिए। Geek for Geeks की प्लेटफॉर्म है practice.geeks4geeks, उस पर जाके सवाल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। आप सबमिट कर सकते हैं। तो it will you need to write the code and the different test case will run against your code and they will tell you they will give you the result, right। तो इस तरह के डिफरेंट पोर्टल्स लाइक हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, राइट, कोड शेफ है, राइट, लीड कोड है, एक इंटरव्यू बिट है। तो इस तरह के डिफरेंट पोर्टल्स हैं। तो अगर जो बेसिक्स जो बच्चा शुरुआत से शुरू करना चाह रहा है बेसिक पे, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि गीक्स फॉर गीक्स का ही पोर्टल है practice.geeks4geeks। जो आप सवाल गीक्स फॉर गीक्स से पढ़े उसको आप उसका कोड उसी के पोर्टल पर practice.geeks4geeks के पोर्टल पर जाकर कर लें। वहाँ से आप सवाल जहाँ से पढ़ेंगे उस आर्टिकल से आपको लिंक भी मिल जाएगा उस क्वेश्चन का उनके पोर्टल पर, जिससे कि आप डायरेक्ट जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। बहुत से आपको कॉर्नर केसेस कवर करना पड़ेंगे, बहुत से बाउंड्री केसेस कवर करना पड़ेंगे जब आप कोड लिखना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप तैयारी करें और उस टाइम बाद आप देखेंगे कि आप उसी तरीके से आप बिल्डअप आपका अप्रोच बिल्डअप हो रही है और यू कैन एबल टू think in that direction in which you can able to solve that particular problem. Okay, तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ जो आपने पोर्टल्स के नाम लिए हैं, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स स्पेशली, और लीड कोड है, interviewbit.com है, कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन पे इस तरह के क्वेश्चंस का पूल है। वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके ओरेकल और बाकी अच्छी कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का वहां पे आपको कलेक्शन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्वेश्चंस को कंपनी वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको लेट अस से ऑरेकल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने, तो आप ऑरेकल से फिल्टर लगा के ऑरेकल के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कर लिए। माइक्रोसॉफ्ट के करने आप माइक्रोसॉफ्ट के स्पेशल क्वेश्चन कर लीजिए, राइट, जो सैमसंग में पूछे गए हैं, जो गोल्डमैन सैक्स में पूछे गए हैं, जो अमेजन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप कंपनी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़िकल्टी वाइज भी क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टॉपिक के वाइज टॉपिक के बेसिस पे भी उन क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं, राइट। कि हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया तो लिंक लिस्ट के सवाल जो है वो हम कोड कर लें, तो लिंक लिस्ट मेरा टॉपिक तैयार हो गया। हीप पढ़ लिया, हीप के सवाल कोड कर ले, हीप टॉपिक मेरा तैयार हो गया। अब मुझसे हीप टॉपिक पूछा जाएगा तो मैं अप्रोच उसके आसपास में देख ही लूँगा, राइट। तो बहुत से क्वेश्चंस क्या होता है कि जस्ट आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, तो
तो आपको ये लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चंस मैंने पहले कभी किया होगा। तो दे हैव टू, जो करंट क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस किए हुए क्वेश्चन का लिटिल वेरिएशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये आपको इस तरीके से सोचना है, राइट, कि मैंने पहले क्या किया था और पहले में इसमें क्या रिलेशन है। इस तरीके से आपको सोचेंगे ना तो आपकी मेंटल थिंकिंग एबिलिटी, थॉट प्रोसेस और इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि एनालॉगसली आपको कनेक्ट करना होता है जिस तरह के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की हुई है। और इन पोर्टल्स पे बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं कि आप टॉपिक वाइज, कंपनी वाइज क्वेश्चंस को जो है फिल्टर कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आगे मेरी रिक्वेस्ट है सारिम से कि उनकी जो क्वेरीज हैं, स्पेशली एज ए एमसीए स्टूडेंट, के जब कोई कोर्स को परस्यू कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या क्वेरीज होती हैं, स्पेशली प्लेसमेंट और इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। तो सारिम, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सर। सर जब कोई स्टूडेंट नया नया एमसीए में आता है तो सर फर्स्ट उसको जब वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पिक करे। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी कोई लैंग्वेज बेहतर होती है क्या दूसरे से, जो हमें प्लेसमेंट में कुछ मदद कर सके कुछ? देखिए, आपके जो कोड करिकुलम में जो आपके एकेडमिक करिकुलम है, राइट, उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ द फेमस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक सी से शुरुआत होती है, उसके बाद थोड़ा C++ आता है और जावा आता है। मैंने तो बहुत कम देखा है कि पाइथन भी बहुत कम ही है अगर किसी एकेडमिक्स करिकुलम में हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डजंट मैटर। आप फ्रेशर्स हैं, राइट, आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। आइदर यू कैन पिक C और C++, जावा, राइट, एंड पाइथन इवन। तो लेकिन थोड़ा मैं बता देता हूँ, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप C++ या पहली लैंग्वेज C++ और सेकेंडली लैंग्वेज जावा मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज होती है C++ में, और जैसे करस्पॉन्डिंगली जावा में कलेक्शंस होते हैं। तो राइट, लेकिन अब लेट अस से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन होता है स्टैक का, क्यू का, डिफरेंट जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली होता है। आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन में स्टैक, क्यू या वेक्टर कुछ यूज़ करना है, राइट, तो आप C++ में डायरेक्ट उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही कोड अगर आप C में लिखेंगे ना तो आपको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन अलग से लिखनी पड़ेगी, वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन अलग से लिखनी पड़ेगी, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन अलग से लिखनी पड़ेगी। तो इसमें कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा C में कंपेरेटिवली। अगर C++ में आएंगे तो इसकी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है और एज ए लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करके कर सकते हैं कोडिंग, राइट। और सिमिलरली फॉर द जावा यू कैन यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो दिस इज द एडवांटेज हो जाता है C++ और जावा में कंपेरेटिवली टू C। और मोस्ट ऑफ द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर जो होते हैं, दे अलाउ अस टू यूज द कलेक्शन फ्रेमवर्क्स इन जावा एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इन C++। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें एमसीए में पढ़ाए जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स, तो सर इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सो पे कम? तो बेसिकली अगर आप कोर्स के लिए आपको पहले एक अपनी CPI मेंटेन करनी है, ग्रेडिंग मेंटेन करनी है, राइट, तो उसका आप एटलीस्ट 7 पॉइंटर तो कम से कम लेके चलिए। उससे कम में काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ पॉइंटर्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करती हैं कि आपको एलिजिबली करेंगी कि अगर आपकी ओवरऑल 7 पॉइंटर्स होंगे, राइट। तो अगर 7 पॉइंटर बनाने के लिए आपको इक्वली एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में सबको बराबर से फोकस करना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं कि आपका प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जो फ्रेशर्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो टॉपिक्स होते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। लेकिन जो प्लेसमेंट की स्टडी होती है वो फार मोर एंड डिफरेंट देन व्हाट वी आर स्टडिंग इन द एकेडमिक्स, राइट। योर एकेडमिक्स वुड कंट्रीब्यूट अराउंड 30-40% इन योर प्लेसमेंट, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने देखा है, राइट। तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो आपके एकेडमिक्स में है वो बहुत नॉर्मल है। आपको जस्ट करंट ऑपरेशंस करना सिखाया कि लिंक्स कैसे बनाएं, एडिशन नोट कैसे करें, डिलीट कैसे करें नोट को, राइट। और लेकिन इसके एप्लीकेशंस पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में, राइट। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा एकेडमिक्स से, जो कि आपको प्लेसमेंट के लिए काम आएगा।
कमिंग टू योर क्वेश्चन कि आपने कहा कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, किस सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस दें, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एम्फेसाइज करूँगा कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको बहुत करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है और बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है कंपेरेटिवली टू अदर लैंग्वेजेस। लेकिन एकेडमिक में सर्वाइव करने के लिए आपको अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा बराबर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मैं प्लेसमेंट में सर्वाइव कर पाऊँगा, तो अच्छी कंपनीज में मुझे नहीं लगता कि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर द। थैंक यू सर। सर जब प्रोग्रामिंग करते हैं लोग तो सर एक ये होता है क्वेश्चन कि लॉजिक कैसे, हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, लॉजिक डेवलप कैसे करें। राइट, तो इस तरह की प्रॉब्लम मुझे भी शुरू में आती थी। जब मैं प्रॉब्लम्स मैंने स्टार्ट किया, कोडिंग मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे सिंटैक्स मुझे आता था। आई कैन एबल टू राइट द कोड इन द पेन, आई कैन एबल टू राइट द लॉजिक इन द पेन एंड पेपर, राइट। बट आई डोंट वांट, मुझे डिफ़िकल्टी होती थी कि वो चीज़ मैं कैसे उस चीज़ को कैसे मैं कोड करूँ, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे लॉजिक धीरे धीरे डेवलप होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो उसी डायरेक्शन में आपको थिंक करने की मेंटल एबिलिटी आपकी उसी डायरेक्शन में इम्प्रूव करती चली जाएगी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है। थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर इतनी सारी इमर्जिंग फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस में, तो सर एक स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहा है वो कौन सी फील्ड के साथ स्टार्ट कर सकता है, लाइक वो उसे अपना स्कोप कैसे देखना चाहिए। जैसे सर एंड्रॉयड है, वेब डेवलपमेंट है और मशीन लर्निंग है सर, तो सर इतने सारे सर फील्ड्स में से कौन सा हम पिक कर सकते हैं। बेसिकली जो आजकल की जो फील्ड है वो एक एआई का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, एनालिटिक्स का ज़माना है, राइट, बिग डाटा का ज़माना है। तो दे आर द बूमिंग फील्ड्स एज ऑफ नाउ। बट डिफरेंट फील्ड दूसरी फील्ड्स भी अच्छी हैं लाइक एंड्रॉयड एंड ऑल द अदर थिंग्स। तो जो कि मैंने आपको अभी तक बताया वो मैंने आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की अगर प्रोफाइल पे आप अप्लाई करते हैं, आप मैंने उससे करस्पॉन्डिंग बताया। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहेंगे, उसका एक अलग स्कोप है, अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर आप एंड्रॉयड में जाना चाहेंगे तो आपको एंड्रॉयड में एक स्पेसिफिक आपका डोमेन हो जाएगा, राइट। लेकिन जो मैंने आपको डोमेन बताया उसमें लैंग्वेज की, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की कोई बार नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर हमें डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर सर प्रोग्रामिंग या जैसे सर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स प्रोजेक्ट्स। सर जैसे वेब डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने। तो प्रोजेक्ट देखिए, आप अगर फ्रेशर्स हैं तो आपका एक सेमेस्टर रहता है एमसीए में, और कुछ या बहुत सी कोर्सेज में लाइक बीटेक में 2 या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है, राइट। इसमें कि दे विल गिव यू द सम प्रोजेक्ट्स। तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट किसी भी डोमेन में कर लीजिए, राइट। कोई भी डोमेन में, डजंट मैटर, एंड्रॉयड में हो, बिग डेटा में हो, एनालिटिक्स में हो, एमआई में हो, एआई में हो, जिसमें हो, राइट। तो किसी भी डोमेन में आप कोई भी प्रोजेक्ट कर लीजिए, और बस प्रोजेक्ट का इतना कंट्रीब्यूशन होगा कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि आपने क्या क्या किया है। 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आर मोर देन इनफ, राइट। उसके अलावा आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस रहिए, क्योंकि जो इनिशियल राउंड्स होते हैं मोस्टली कंपनीज के, वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बेसिस पे ही होते हैं। और जब आप उन राउंड्स को क्लियर करके तीसरे या चौथे राउंड में पहुँचेंगे, राइट, तब आपसे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, राइट। थैंक यू सर। सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीसीए करके वो एमसीए में सर सिलेक्शन नहीं आ पाता उनका, या सर प्राइवेट कॉलेजेस में वो उनका होता है, तो सर उन स्टूडेंट्स को सर ड्रॉप कर देना चाहिए फॉर बेटर एमसीए कॉलेज सच एज एनआईटी, या फिर सर उन्हें जॉब सीख करनी चाहिए। तो मेरे जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि दे शुड ड्रॉप एंड दे शुड ट्राई टू द डिफरेंट कॉलेजेस। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक टायर 2 या टायर 1 के कॉलेजेस में जाते हैं, राइट, तो एक टैग है वो आज के टाइम में बहुत मैटर करता है, राइट। और उसके अपार्ट एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत एक्सपोजर मिलता है कि एक आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, बहुत सी कंपनियां विजिट करती हैं, राइट। जैसे मैंने मेरे कॉलेज एनआईटी इलाहाबाद का आप एग्जांपल ले सकते हैं।
पर्सनल हर साल अप्रॉक्सीमेटली 40-50 कंपनियाँ आती हैं हर साल ऑन एन एवरेज, राइट, टू टेक द कैंडिडेट। बट इन अलीगढ़ में मैंने देखा है कि अलीगढ़ में ऐसा नहीं है और कंपनीज कम है, राइट। और अगर आपको ये लगता है कि आपको नहीं हो सकता कि आप प्राइवेट आपका नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल टायर 1 कॉलेजेस में नहीं हो रहा, तो उससे भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कॉलेज से अगर आपको नहीं हो रहा, आप एक बार कर सकते, ट्राई तो कर लीजिए। नहीं हो रहा तो ये नहीं सोचिए कि मैंने सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या कॉलेज इतना भी मैटर। मैं कह रहा हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप अच्छे से कर लेंगे, राइट। if you can able to crack their ground, they won't see that from where which college you are, right। but एक फ़ायदा ये होता है कि ऑफ कैंपस में बहुत भीड़ ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, राइट। बट ऑन कैंपस में वो लोग कम हो जाते हैं। आप कंपनी को आपके कॉलेजेस से ही लड़के लेने हैं, लेकिन जब आप ऑफ कैंपस अप्लाई करेंगे, राइट, तो वहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस के लड़के आएंगे, तो उसमें कंपटीशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सर जैसे आपने अभी बताया कि हम गीक फॉर गीक्स पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सर कुछ स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस करते हैं तो सर उनका कोड रन नहीं कर पाता, लेकिन सर अगर वो सेम कोड अपने टेक्स्ट में मतलब कोड एडिटर में अगर रन करते हैं तो सर उनका कोड रन कर जाता है। तो सर ऐसा तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी पोर्टल पे आप अपना कोड सबमिट करते हैं, राइट, तो पोर्टल पे टेस्ट केसेस ऑलरेडी लिखे रहे होते हैं, जो कि उस कोड को चेक करते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर है या नहीं। उस टाइम क्या होता है कि जब पोर्टल पे आप कोड सबमिट करते हैं, राइट, तो उसमें इनपुट साइड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एरे, मेरा जो मेथड लिखा वो एक एरे ले रहा है, राइट, तो उसमें एरे के एलिमेंट्स हैं अराउंड 10 की पावर 6 एलिमेंट्स और 10 की पावर 7 एलिमेंट्स, राइट। तो उतना बड़ा एरे दे विल टेक दैट दैट एरे एंड दे विल ट्राई टू टेस्ट योर कोड। लेकिन जब आप उसी कोड को अपने कोड एडिटर पे करते हैं तो आप इतना बड़ा एरे नहीं लेते। लेट अस से आपने कोई लॉजिक लिखा है एन स्क्वायर में, राइट, तो एन स्क्वायर में जो लॉजिक आपका एन स्क्वायर वाला लॉजिक अगर उस एरे में 10 एलिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली चल जाएगा, लेकिन उस एरे में 10 की पावर 6 एलिमेंट्स होंगे, राइट, तो वो ऑब्वियसली टीएलई देगा। अगर आप कोड एडिटर में ही उतना बड़ा एरे लेके टेस्ट करेंगे, राइट, आपको कोड एडिटर भी बहुत टाइम लेगा उसको सॉल्व करने में। सर जो कंपनीज कोड लिखवाती हैं उसमें भी सर टीएलई आ सकता है? टीएलई वो कंसिडर करती हैं टाइम लिमिट? या you need to write the code in such a way that you will not get the TLE in any of your test cases. Thank you sir, these were the questions I had. और बहुत से पोर्टल्स में आपको टेस्ट केस भी देख सकते हैं आप। लेट अस से हैकर रैंक पे आप जब आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, तो उसमें आप टेस्ट केस देख सकते हैं कि आपका टेस्ट केस पे TLE आ रहा है, तो उस टेस्ट केस में मैं इनपुट का डाल रहा हूँ, तो उस इनपुट लेके आप अपने कोड एडिटर पे डाल के चेक कर लीजिए कि आपका कोड एडिटर कैसे बिहेव कर रहा है उस पर्टिकुलर इनपुट पे, right? Do in that you can able to analyze the code and fix the problem. Thank you sir, thank you. ओके सारिम, तो बहुत अच्छा रहा कि आपके थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे, जैसे कि किस लैंग्वेज पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए और लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए स्पेशली प्रोग्रामिंग सीखते वक्त, और वेब डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए या प्रोजेक्ट्स पे पहले फोकस करना चाहिए, और एमसीए में अच्छे कॉलेजेस के लिए ड्रॉप करना है चाहिए या नहीं चाहिए, या सीधा जॉब के लिए जाना चाहिए। ऐसे इन जनरल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, और सारिम के थ्रू ये जो है जनरल क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आ पाए हम लोगों के सामने, और जिब्रान ने इनको बहुत ही इलेबोरेटिवली आपने जो है एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बीसीए, एमसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस के हैं, उनके जहन में भी इस तरह की क्वेरीज होंगी और उनको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जिब्रान, अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? तो जैसे कि मैं पहले जो बीसीए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो इस वीडियो को जो देखेंगे उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा कि आई थिंक जो मैंने अलीगढ़ में रहते हुए देखा है कि अलीगढ़ के जो
लड़का है जो अलीगढ़ से पढ़ता हुआ आ रहा है, जो +2 के स्कूल से, फिर ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया, फिर उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक मेंटेलिटी रहती है कि हमें अलीगढ़ से बाहर चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रही, हमें सारी एजुकेशन अपनी अलीगढ़ से ही लेनी है। तो मेरी उनको एक पर्सनल एडवाइस है कि दे शुड एक्सप्लेन द अदर डायमेंशंस ऑफ कॉलेज इन आवर कंट्री। वी हैव अ वेरी गुड कॉलेजेस दैट द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन विच you can able to get the much larger exposure of the different companies and the different programming coding environment, right? So they should I think मेरी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट कम से कम आप एफर्ट डालिए। दूसरी जगह और अच्छे कॉलेजेस हैं उनके लिए आप एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अगर एक बार आप एंटर हो गए इन कॉलेजेस में, राइट, तो आपके कैंपस होने के बाद आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी। और अगर फिर अगर जो बच्चे AMU से या जामिया से जो MCA ऑलरेडी कर रहे हैं और उन्होंने अगर एडमिशन ले लिया है, राइट, तो दे आर आल्सो द गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री, राइट। तो बट ये है कि यहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर कम है कंपेरेटिवली टू द अदर टायर 1 कॉलेजेस। दे शुड उसके बाद तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वेरी इनिशियल लेवल, राइट। अगर NIT का बच्चा फाइनल ईयर से तैयारी शुरू करता है प्लेसमेंट के, मोस्टली मैंने यही देखा है कि लड़के फाइनल ईयर से शुरुआत करते हैं या मोस्टली सेकेंड ईयर के आखिरी सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। बट तो उन बच्चों से कंपटीशन करने के लिए, राइट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, राइट, सो दैट यू कैन एबल टू compete them in the environment, right? तो डेटा स्ट्रक्चर से पूरा टोटल फोकस कीजिए, गीक्स फॉर गीक्स पे फोकस रहिए। जो मैंने चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई उन चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, कोडिंग करिए, डेली 4-5 प्रॉब्लम कोड सबमिट करने के लिए क्वेश्चन, इजी प्रॉब्लम है तो 4-5 क्वेश्चन कोशिश करिए सबमिट करने के लिए, मीडियम है तो 2 क्वेश्चन सबमिट करने के लिए कोशिश। तो धीरे धीरे आपको एक आदत बन जाएगी, जैसे हर चीज़ की हमें आदत बन जाती है तो इस चीज़ की भी आदत बन जाएगी, एंड यू कैन एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज इन द वेल रेप्यूटेड कंपनीज। बहुत अच्छी बात है। तो इन सब पॉइंट्स के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होपफुल कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत उनके काम आएगी और उनके स्पेशली प्लेसमेंट के प्रिपरेशन में जो है उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान आपका जुड़ने के लिए, इलेबोरेटिवली सारे पॉइंट्स को बताने के लिए, और हर इशू पे कॉम्पिटिटिवली कैसे अप्रोच कर सकते हैं जो इन जनरल इश्यूज स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड और प्लेसमेंट की पॉइंट्स से रिलेटेड, तो उनको इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली सारिम ने जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, कॉमनली जो जहन में होते हैं स्टूडेंट्स के, उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप के ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो यहीं पे हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ओके, बाय।